आज की कहानी चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की क्रूशियल आर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक की है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के ग्वादर में सीपीईसी को लेकर जनता के विरोध प्रदर्शन कुछ ऐसे थे कि कई ऑब्जर्वर्स ने इनको अरब स्प्रिंग से कंपेयर कर दिया और उसे ग्वादर स्प्रिंग का नाम दे दिया, जिसके चलते सीपीईसी के फ्यूचर पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इन प्रोटेस्ट को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या ये प्रोटेस्ट सीपीईसी को एक और झटका देने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सीपीईसी के अगेंस्ट हो रहे इन्हीं प्रोटेस्ट को डिकोड करेंगे। साथ में हम सीपीईसी से जुड़े बाकी चैलेंजेस का भी पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्वादर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, ग्वादर साउथ वेस्ट पाकिस्तान की एक स्मॉल डस्ट पोर्ट सिटी है जो पाकिस्तान के सबसे वॉलेटाइल और इंसर्जेंसी रिडन प्रोविंस बलूचिस्तान में अरेबियन सी की कोस्टलाइन पर है। 2015 में जब से लगभग $70 बिलियन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई, तब से ग्वादर को पाकिस्तान मीडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट की न्यू एरा के गेटवे की तरह शोकेस किया गया। सीपीईसी का मकसद चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को हाईवेज और रेलवेज के नेटवर्क के थ्रू पाकिस्तान के ग्वादर से कनेक्ट करना है। सीपीईसी के अंडर बना ग्वादर पोर्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को उसके मैरीटाइम सिल्क रूट से लिंक करने का काम करेगा। चाइना के लिए इसकी डुअल इंपॉर्टेंस है। पहले तो ये कि सीपीईसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू पास होता है, तो इसके जरिए चाइना को इंडियन टेरिटरी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका मिल जाता है। और दूसरा, ग्वादर के थ्रू चाइना को इंडियन ओशन में भी अपना नेवल प्रेजेंस इनहांस करने का जरिया मिल जाता है और साथ ही साथ उसको मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ ट्रेड करने में भी आसानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि चाइना के इस मैसिव प्रोजेक्ट में ग्वादर ज्वेल इन द क्राउन का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए चाइनीज बैंकिंग जायंट से मिलने वाले हाईली सब्सिडाइज्ड लोन्स का एक जरिया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट की, बट व्हाट अबाउट लोकल सिटीजन्स? दोस्तों, सीपीईसी के इनॉग्रेशन के वक्त चाइना और पाकिस्तान के लीडर्स ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए इकोनॉमिक बूम साबित होगा और बलूच लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स बलूच पॉपुलेशन के किसी काम नहीं आए। उल्टा बदले में उनको कुछ मिला तो वो है ऑपरेशन, वायलेंस और फोर्सफुल अबडक्शन। और आज तो हालत ये है कि ये लोग अपने बेसिक राइट टू लाइफ के लिए ग्वादर की सड़कों पर गुहार लगा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की पोर्ट सिटी ग्वादर में पिछले 30 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट को बलूचिस्तान के लोकल लीडर मौलाना हिदायत उर रहमान लीड कर रहे हैं। कुछ 100 लोगों की संख्या के साथ शुरू हुए ये प्रोटेस्ट आज एक फुल फ्लेज्ड सोशल मूवमेंट का रूप ले चुके हैं और इस मूवमेंट का नाम रखा गया है ग्वादर को हुकूक दो तहरीक और गिव राइट्स टू ग्वादर मूवमेंट। इस प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पर आकर जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जैसी बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट ने सरकार के आगे कुल 20 डिमांड्स रखी हैं, जिनमें से ये बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड्स प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन बेसिक नेसेसिटीज के अलावा प्रोटेस्टर्स का कहना है कि एक्सेसिव सिक्योरिटी फोर्सेस और चेक पॉइंट्स के चलते उनकी मोबिलिटी हैवीली रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और बलूचिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील हो चुका है। वहां लोगों को घर से बाहर अपने आईडीज के साथ निकलना पड़ता है। मेरे सस्पेशन के बेसिस पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। कदम कदम पर उन्हें हैवी सिक्योरिटी चेकपोस्ट का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर्टेल किया जा रहा है। ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए 2016 से ही गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान की ग्वादर में जगह जगह गार्डेड ट्रूप्स, कॉन्वॉयज और चेक पॉइंट्स डिप्लॉय किए। टू बी मोर प्रिसाइज, ये सिटी चाइना की एक फोर्ट्रेस के रूप में तब्दील कर दी गई, जिसे बलूचिस्तान के आम लोगों का लाइवलीहुड एक स्ट्रगल में तब्दील हो गया। ग्वादर में चाइना की इंक्रीजिंग प्रेजेंस हमेशा से ही लोगों के डिस्कॉन्टेंट का मुद्दा रही है और आज ये डिस्कॉन्टेंट इतने बड़े प्रोटेस्ट के रूप में फिर एक बार सामने आ रहा है। इसका एक और उदाहरण हमें इन प्रोटेस्ट की अगली डिमांड में मिलता है। दोस्तों, इन प्रोटेस्ट का एक और बड़ा मुद्दा वहां के लोकल फिशरमैन्स के फिशिंग राइट्स का है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर्स को ग्वादर के टेरिटोरियल वाटर्स में फिशिंग लाइसेंस दे दिया था। फिशिंग ट्रॉलर्स एक तरह के जायंट वेसल्स हैं जिनका उपयोग मास लेवल पर फिशिंग करने के लिए होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक चाइनीज ट्रॉलर्स की प्रेजेंस वहां लगभग 30 लाख लोकल फिशरमैन्स का लाइवलीहुड सीधे तौर पर अफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान और उनका आयरन ब्रदर चाइना लोगों के बेसिक राइट्स छीनने में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सब केवल एक ही चीज की तरफ इशारा करता है और वो है सीपेक के वीकनिंग प्रोस्पेक्ट्स। दोस्तों, ये तो बात हुई आज हो रहे प्रोटेस्ट की, लेकिन उसके अलावा और भी कई चैलेंजेस हैं जो सीपीईसी के डूम्सडे की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन उस पर आने से पहले आइए एक बार ब्रीफ नजर डालते हैं सीपीईसी के करंट स्टेटस पर। दोस्तों, आज सीपीईसी में उसके ओरिजिनल बजटेड कॉस्ट से कई गुना ज्यादा के इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक 25% भी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीपीईसी के अंडर कुल 122 प्रोजेक्ट्स किए गए थे, लेकिन 6 सालों बाद भी इनमें से 32 प्रोजेक्ट्स ही पूरे हो पाए हैं। और ये ट्रेंड केवल सीपीसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बीआरआई प्रोजेक्ट के अक्रॉस देखा जा सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पैंडेमिक के दौरान बीआरआई की इन्वेस्टमेंट में 54% का स्लम दिखा। इतना ही नहीं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के वांग जियालोंग के मुताबिक बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत की जाने वाली लेंडिंग जो 2016 में लगभग $75 बिलियन के आसपास थी, वो 2020 में घटकर कुल $3 बिलियन तक रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट आज बैकफुट पर है। खैर, अब एक बार वापस आपके अटेंशन सीपीसी पर लेकर आते हैं। सीपीसी के अंडर कुल 7 मेजर रोड एंड रेल प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए थे। इसमें से मुल्तान सुकूर रोड का एक स्मॉल स्ट्रेच ही कंप्लीट हो पाया है। इसमें 3 मेजर रेल प्रोजेक्ट ML1, ML2 और ML3 और 2 रोड प्रोजेक्ट वेस्टर्न अलाइनमेंट और ईस्टर्न अलाइनमेंट अभी होल्ड पर हैं। काराकोरम हाईवे के कुछ स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के साथ मैसिव कॉस्ट ओवररन के चलते लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी स्टेक्स पर है। दोस्तों, सीपीसी के अंतर्गत 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का वायदा था। इनमें से 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि गिलगिट, मोहम्मद, रशाकाई, इस्लामाबाद, मीरपुर, बॉस्टन, धबेजी और पोस्ट कासिम में बनने वाली थी, उनकी अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। इनमें से 9th स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो फैसलाबाद में स्टार्ट हुई थी, वो भी लैक ऑफ फंड्स की वजह से बीच में रुक गई। पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियर फ्यूचर में इनमें से किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मटेरियलाइज होने की कोई चांसेस नहीं है। ग्वादर स्पेशल पोर्ट जोन भी सीपीसी का एक एम्बिशियस हिस्सा है, लेकिन अभी तक इसका 20% वर्क भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इस पोर्ट एरिया के रोड प्रोजेक्ट्स काफी स्लो हैं। रेल प्रोजेक्ट्स तो अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रोस्पेक्ट्स डोलड्रम्स में हैं। और तो और पिछले 1 साल से यहाँ कोई सिग्निफिकेंट शिपिंग ट्रैफिक भी नहीं दिखा है। उल्टा अगर इस रीजन में कहीं प्रोग्रेस हुई तो वो है चाइनीज नेवी के सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जो पोर्ट पाकिस्तान के लिए एक कमर्शियल हब बनने वाला था, वो आज एक चाइनीज नेवल बेस में तब्दील होता नजर आता है। इन अ नटशेल हम आज ये कह सकते हैं कि आज मोस्ट ऑफ द सीपीसी प्रोजेक्ट रियलिटी से बहुत दूर है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पाकिस्तानी इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस के लिए हुई थी, लेकिन आज ये किसी चीज में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो है पाकिस्तान के नेशनल डेट्स। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक एज ऑफ 2020 सीपीसी के तहत मिलने वाले लोन्स की वैल्यू लगभग $5.8 बिलियन पहुंच गई, जो पाकिस्तान के टोटल फॉरेन डेट में 5.3% कंट्रीब्यूट कर रही थी। उसी तरह चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना था कि सीपीसी के चलते 2030 तक पाकिस्तान में लगभग 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। लेकिन आज ग्वादर के प्रोटेस्ट को देखकर यह साफ पता चलता है कि सीपीसी इस फ्रंट पर भी एक फेलियर बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये बात हुई सीपीसी के करंट स्टेटस की। अब आइए सीपीसी को हॉन्ट कर रहे बाकी चैलेंजेस को भी हम देखते हैं। आज जो सबसे बड़ा फैक्टर सीपीसी को हर्ट करता है वो है डिलेज इन इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंसस। पैंडेमिक के समय पर तो ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए जिससे ये साफ था कि प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।
उदाहरण के तौर पर अगस्त 2020 में इमरान खान गवर्नमेंट ने $6.8 बिलियन का ML1 रेल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पास किया। आपको बता दें कि ये CPEC का सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट था और इसके 90% फाइनेंसेस चाइना से मिलने की बात थी। लेकिन टिल डेट बीजिंग इस एग्रीमेंट पर रिलेक्टेंसी शो कर रहा है, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट एक डोरमेंट फेज में है। उसी तरह इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये सामने आया कि नॉन रिलीज ऑफ फंड्स के चलते पाकिस्तान के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को बीच में ही रोक दिया गया है। दोस्तों, CPEC को शुरुआत से ही एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया। ऑपोजिट पार्टीज ने इसको अपने एंड्स को सर्व करने के लिए यूज किया। 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ थे। इमरान खान उस समय ऑपोजिशन में थे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध किया। लेकिन 2017 में जब वो खुद पावर में आए तो उन्होंने अपना स्टैंस बदल दिया। और तो और आज उनको भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जहां पाकिस्तान में पूरा ऑपोजिशन इमरान खान के खिलाफ है और उन पर प्रो चाइना होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकली स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है जो चाइना को वहां इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है। CPEC का अगला सबसे बड़ा चैलेंज है करप्शन। इस करप्शन की जड़ पाकिस्तान में बढ़ती पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते एक्सेसिव मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इमरान खान ने अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन पावर में आने के बाद उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा जब अगस्त 2020 में पाकिस्तानी मीडिया ने CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के करप्शन स्कैंडल्स को एक्सपोज किया, तब भी इमरान खान ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया। कंट्री में मास प्रोटेस्ट होने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने अपनी पोस्ट से रिजाइन करने से मना किया। और केवल यही नहीं, आर्मी के कई रिटायर्ड ऑफिशियल्स CPEC प्रोजेक्ट के कई क्रूशियल पोजीशंस पर अपॉइंटेड हैं और इनमें से ऐसे कई केसेस हैं जो CPEC फंड्स के मिस एप्रोप्रिएशन में सामने आए हैं। चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि आज पाकिस्तान में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट का 80% हिस्सा करप्शन में लीक हो रहा है, जिसको वापस जनरेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रैम्पेंट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्यूलिंग डिस्कॉन्टेंट अगेंस्ट चाइनीज प्रेजेंस और क्रम्बलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन बलूचिस्तान में एंटी स्टेट इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि चाइना के द्वारा किया गया कोई भी प्रॉमिस बलूचिस्तान में मटेरियलाइज होता नहीं दिखता। उल्टा चाइना की इंक्रीज प्रेजेंस वहां की नेचुरल रिसोर्सेज के लिए खतरा बन रही है और इसी के बेस पर ये लोग अपना एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं। इन्हीं एक्सक्यूजेस को यूज करते हुए कई बलूच इंसर्जेंट ग्रुप्स अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी अंजाम दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 में एक सुसाइड बॉम्बर अटैक में 3 चाइनीज इंजीनियर्स बुरी तरह जख्मी हुए। मई 2019 में इंसर्जेंट्स ने ग्वादर में एक होटल पर अटैक किया जिसमें चाइनीज डेलीगेशंस ठहरा करते थे। इसमें भी 2 चाइनीज सिक्योरिटी एजेंट्स जख्मी हुए। इसी तरह कुछ हफ्तों पहले एक मोटरकेड पर एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा अटैक हुआ जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स मौजूद थे। इसमें भी एक चाइनीज इंजीनियर की जान जोखिम में पड़ गई। तो दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे टेररिज्म का खतरा CPEC के प्रोग्रेस में एक बड़ा हर्डल बन रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रीसेंट प्रोटेस्ट इस ट्रेंड को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और ऐसे में CPEC कितना आगे जा पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि वो हर कीमत पर इसको पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और उसकी जनता को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी CPEC की और हमने इस वीडियो में इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करी है कि क्या CPEC का एंड होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।